हेलो। कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 360 डिग्री पर आपका स्वागत है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, हम एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करेंगे। सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 12th की और 20th की। हर एक क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हम मैं यहाँ आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो इसमें हमारा जो होता है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने 11 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम बाकी जो 5 क्वेश्चन और बचे हैं 12 से लेकर 16 तक, ये 5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमें रिलेशन के बारे में बताया गया, ठीक है, रिलेशन के बारे में बताया गया, वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे हमारे को बात हमारे किसके हमें किसके बारे में डिस्कस किया गया उस एक्सरसाइज में, फंक्शंस के बारे में। क्लियर है? तो हम चलते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 12 पे चलते हैं सीधा। बाकी तो सारे हमने डिस्कस कर ही लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है। ये अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखो, क्वेश्चन में लिखा है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ऑफ ए ट्राइंगल। ए जो है वो ऑल ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, जितने भी ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, जितने भी ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है, उन सब का एक सेट है ए। और रिलेशन आर के अंतर्गत दो ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ रिलेशन में कब होगा? जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर हो। ठीक है, अगर दोनों ट्राइंगल मतलब ए का रिलेशन बी के साथ कब होगा? जब ए जो होता है ए ट्राइंगल जो, सॉरी ऐसे मत लिखो आप ऐसे लिखो, ट्राइंगल T1 का रिलेशन होगा T2 के साथ कब होगा? जब T1 जो होता है, T1 जो है वो T2 के सिमिलर हो। और दो ट्राइंगल, सीधी सी बात करते हैं, दो ट्राइंगल जो होते हैं, दो ट्राइंगल मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? जैसे मान लो ये ट्राइंगल है अपने पास ABC, और अपने पास दूसरा ट्राइंगल जो है वो मान लो DEF है। तो दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनके एंगल इक्वल हो। मतलब, ठीक है, जैसे जब ऐसा हो, एक एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए जरूरी है कि उनके एंगल इक्वल हो। ठीक है, और एंगल C इक्वल टू एंगल F। या फिर एक तो ये कंडीशन होती है दो ट्रायंगल के सिमिलर होने की, या दूसरी कंडीशन क्या होती है, इनकी साइड्स का जो रेशियो है, इनके साइड का जो रेशियो है, दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब AB इक्वल टू DE इज इक्वल टू होना चाहिए AC इक्वल टू DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। दो तरीके हैं, दो ट्रायंगल जो होते हैं, दो जो ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर कब होते हैं? जब उनके एंगल इक्वल हो, या फिर या तो उनके एंगल इक्वल हो, या फिर उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दोनों में एक कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होने पे ये चीज़ें हो जाती हैं। साइड इक्वल होती हैं तो एंगल जो होता है अपने आप इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के कर जाता है कोई जो ट्रायंगल, वो ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर। तो T1 का जो होता है T2 के साथ रिलेशन कब होगा? जब T1 और T2 क्या हो? सिमिलर। और एक याद रखना, एक बात और याद रखना, अगर एक बात और याद रखने की जरूरत है आपको, वो क्या? अगर कोई ट्रायंगल T1 सिमिलर है T2 के, ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर है T2 के लिए, ठीक है, इक्वल नहीं, ये सिर्फ ये साइन, तो T2 भी जो होता है वो T1 के सिमिलर होता है। ऐसा नहीं कि T1 सिमिलर है T2 के तो T2 T1 के सिमिलर नहीं होता। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 ट्रायंगल भी T1 के सिमिलर होगा। तो ये बात करनी है, और हमें बताना है कि ये रिलेशन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अपन बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना होता है? रिफ्लेक्सिव। ये जो दिया गया रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, टी रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते हैं कि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हो जाए। तो T1 का रिलेशन T1 के साथ होगा कि नहीं? फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू सेट ए। हर एक ट्राइंगल जो होता है खुद के सिमिलर होता है। मान लो ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A होगा कि नहीं? बताओ, एंगल A इक्वल टू एंगल A होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल B होगा।
एंगल सी इक्वल टू एंगल सी होगा। तो हर एक ट्राइंगल जो होता है खुद के सिमिलर होता है, यानी हर ट्राइंगल जो होता है, चाहे आप सेट ऐसे कोई सा भी ट्राइंगल लो, उसका खुद के साथ रिलेशन होगा ही। हर एक ट्राइंगल जो होता है खुद के सिमिलर होता है फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू ए। दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। हर एक ट्राइंगल जो होता है खुद के सिमिलर होता है। हर एक ट्राइंगल, आप जितने भी ट्राइंगल लोगे, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक में क्या करना होता है, हम अगर T1 का रिलेशन T2 के साथ है तो हमें प्रूफ करना होता है कि T2 का रिलेशन भी T2 का रिलेशन भी T1 के साथ हो। देखो हमें गिवन, ये गिवन होता है और इससे हमें ये प्रूफ करना होता है सिमेट्रिक में। तो T1 का रिलेशन अगर T2 के साथ है, T1 का रिलेशन अगर T2 के साथ है तो हमें ये प्रूफ करना होता है। तो यहाँ से T1 रिलेशन T2, इसका मतलब क्या है, T1 सिमिलर है किसके, T2 के। और मैंने क्या कहा, अगर T1 सिमिलर है T2 के तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होता है। दिस इंप्लाइज T2 सिमिलर हो गया T1, और दिस इंप्लाइज क्या हो गया, T2 का रिलेशन किससे हो गया, T1 के साथ। तो हमें क्या था, हमने क्या प्रूव कर दिया, T1 का रिलेशन T2 के साथ है। और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि अगर T1 का रिलेशन T2 के साथ है तो T2 का रिलेशन भी T1 के साथ होगा। ये प्रूफ कर दिया। दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। ठीक है, यही तो प्रूव करना होता है। यही तो होता था, ए का रिलेशन बी के साथ हो तो हमें प्रूव करना होता है सिमेट्रिक में कि बी का रिलेशन ए के साथ हो। तो T1 अगर T2 के सिमिलर है तो अपने को पता है T2 भी T1 के सिमिलर होगा। और यहाँ पे ये बात खत्म होगी। लास्ट वाला प्रूव करते हैं। लास्ट में क्या प्रूव करना होता है अपने को, ट्रांजिटिव प्रूफ करना होता है। और ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, दो चीज़ें हमें गिवन होती हैं, T1 का T2 के साथ रिलेशन है, एंड T2 का रिलेशन किसके साथ है, T3 के साथ। तो हमें प्रूफ क्या करना होता है कि T1 का रिलेशन किसके साथ हो जाए, T3 के साथ। अगर ये आ जाता है, ये हम प्रूफ करने में सफल हो जाते हैं तो वो ट्रांजिटिव होता है, और ये प्रूफ नहीं कर पाते तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ये दो कंडीशन जो होते हैं वो तो या तो आप गिवन मान लो इनको, या फिर आप इनको लेट कर सकते हो। या तो गिवन मानो या फिर लेट कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो देखो T1 का रिलेशन अगर T2 के साथ होगा, और मैंने ये भी बताया दोनों कंडीशन होंगी तब तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। दोनों में एक ही कंडीशन दी गई है तो हम उसको ट्रांजिटिव मान लेते हैं। अगर T1 का रिलेशन T2 के साथ है, इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2। या इसी चीज को आप मैथमेटिकल टर्म में भी लिख सकते हो ऐसा। इतनी लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते हो तो भी बात ठीक है। सेकंड अपने को क्या गिवन है कि T2 का रिलेशन किसके साथ है, T3। इसका मतलब क्या है, T2 सिमिलर किसके है, T3 के। अब इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। देखो T1 किसके सिमिलर है, T2 के, और T2 किसके सिमिलर है, T3 के। तो आपको यहाँ से पता नहीं चल रहा, अगर T1 ट्रायंगल T2 के सिमिलर है, T2 ट्रायंगल T3 के सिमिलर है, तो यहाँ से पता चल गया ना कि T1 ट्रायंगल भी जो होगा वो T3 के सिमिलर होगा। और अगर T1 ट्रायंगल T3 के सिमिलर होगा, इससे मतलब क्या होगा, आपने क्या लेके चले थे, आपने लिखा था कि T1 का रिलेशन T2 के साथ है, T2 का रिलेशन T3 के साथ है। तो आपको प्रूफ क्या करना था कि T1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, T3 के साथ। और आपने प्रूफ कर दिया। अगर T1 ट्रायंगल T3 के सिमिलर है, दिस इंप्लाइज T1 का रिलेशन किसके साथ है, T3 के साथ। तो आपने क्या देखो क्या प्रूफ कर दिया, T1 का रिलेशन T2 के साथ है एंड T2 का रिलेशन T3 के साथ है। दिस इंप्लाइज आपने क्या प्रूव कर दिया कि T1 का रिलेशन T3 के साथ है। दिस इंप्लाइज आपने क्या कह दिया, R इज ट्रांजिटिव। तो R रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब आपने क्या कह दिया, R इज इक्विवेलेंस। तीनों होते हैं तो वो रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर, तो यहाँ तक ये अपनी बात कन्फर्म हो गई। ठीक है, तो R क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब R जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अब इसमें आगे की बातें करते हैं। क्लियर है, ओके। R इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब एक बार जस्ट क्वेश्चन पे फिर से जाओ। क्वेश्चन में हमें और कुछ भी पूछा था, क्वेश्चन में हमें और कुछ की भी बात करी थी। यहाँ तक अपना काम हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा। आगे देखो, आगे उसने क्या बोला है, कंसिडर द थ्री राइट एंगल, कंसिडर द थ्री राइट एंगल। तीन उसने राइट एंगल बोले हैं। राइट एंगल आपको पता ही होता है, जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। एक तो T1 बोला है, T1 ट्रायंगल बोला है जिसकी साइड क्या है, 3 4 5। एक T2 ट्रायंगल बोला है जिसकी साइड क्या है, 5 12 और 13। और एक T3 साइड एंगल बोला है जिसकी साइड्स क्या है,
6, 8, 10। तो विच ट्राइंगल्स अमोंग आर रिलेटेड। 3 ट्राइंगल दिए हैं, तीनों के तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें ये बताना है कि T1 का रिलेशन T2 के साथ है, T3 के साथ है, या T2 का रिलेशन किसके साथ है, या T3 का रिलेशन किसके, यानी कौन से ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेट है। और आपको पता है एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, और आपको पता है कोई 2 ट्राइंगल रिलेशन में कब होंगे, जब वो दोनों ट्राइंगल क्या हों, सिमिलर। तो इसका मतलब इन T1, T2 और T3 में हमें ये देखना है कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर है। जो ट्राइंगल सिमिलर होंगे वो आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। तो देखो पहले वाला जो ट्राइंगल था, पहले वाला जो ट्राइंगल है, पहले वाला जो ट्राइंगल है, पहले वाला जो अपने पास ट्राइंगल है T1 की साइड क्या है 3, 4, 5। T2 जो ट्राइंगल है, T2 जो ट्राइंगल है जिसकी साइड जो है वो क्या है, T2 जो ट्राइंगल की साइड दे रखी है वो दे रखी है 5, 12 एंड 13। और T3 जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड हमें दे रखी है वो दे रखी है 6, 8, 10, 6, 8 एंड 10। ठीक है। तो मैंने कहा 2 ट्राइंगल सिमिलर, सबसे पहले तो सिमिलर चेक कर लेंगे कि T1, T2, T3 में कौन से ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, T1 T2 के सिमिलर या T3 के सिमिलर है, T2 T1 के सिमिलर या T3 के सिमिलर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करता है। और सिमिलर कैसे चेक करते हैं, या तो उनके एंगल इक्वल हो या फिर उनकी साइड का रेशियो जो होता है वो सेम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम T1 T2 की सिमिलरिटी की बात करते हैं, T1 एंड T2 की सिमिलरिटी की बात करते हैं। तो इनकी साइड का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा 3/5। देखो इधर से देखो 3/5, 4/12 और 5/30। क्या साइड का रेशियो इक्वल है? कहीं भी इक्वल नहीं है। 3/5 अलग होता है, 4/12 अलग होगा। ठीक है, बात करते हैं T1 और T3 के साइड के रेशियो की बात। तो T1 और T3 के साइड के रेशियो की बात करेंगे तो देखो 3/6 आएगा, 4/8 आएगा एंड 5 उनकी साइड का रेशियो इक्वल है, और वो क्या है 1/2 के इक्वल। यानी मैंने क्या कहा था, अगर ट्राइंगल की साइड का रेशियो इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर। यानी T1 सिमिलर है T3 के। इसका मतलब T1 का सिमिलर होने का मतलब क्या है, T1 का रिलेशन किसके साथ है, T3 के साथ होगा। अब हम बात कर लेते हैं T2 और T3 के भी साइड के रेशियो निकालो, क्योंकि उनके भी साइड के रेशियो इक्वल आ गए तो वो भी तो सिमिलर होंगे। तो एक तो हमें सिमिलर मिल गया, एक तो हमें पता चल गया कि T1 किसके साथ रिलेटेड है, T3 के साथ। ठीक है, T2 और निकालो 5/6, एक रेशियो होगा 12/8 और एक रेशियो होगा 13/10। ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब T1 का रिलेशन T2 के साथ भी नहीं है, T2 का रिलेशन T3 के साथ भी नहीं है। रिलेशन किसका किसके साथ है, T1 का T3 के साथ, क्योंकि T1 और T3 जो होते हैं वो सिमिलर हैं। और दो ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेटेड कब होते हैं, जब वो एक दूसरे के क्या हो, सिमिलर। तो सिमिलर है तो T1 का रिलेशन T3 के साथ हो जाएगा। क्लियर बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 13 नंबर क्वेश्चन। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन। ये जो सेट है वो ऑल पॉलीगन का सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, सेट है ऑल पॉलीगन्स। ऑल पॉलीगन का मतलब क्या होता है, पॉलीगन्स मतलब जिनकी साइड जो होती हैं 2 से ज़्यादा हो, साइड्स जो होते हैं 2 से ज़्यादा। तो पॉलीगन्स में ट्राइंगल भी आते हैं, रेक्टेंगल भी आते हैं, 5 साइड के जो भी पॉलीगन होंगे वो भी आते हैं, 6 साइड के, 8 साइड, जिस पॉलीगन्स में 8 साइड और 9 टाइम जितनी भी साइड होती हैं वो सब के सब पॉलीगन में आते हैं। ठीक है, तो ए सेट में हर एक ट्राइंगल आएगा, हर एक रेक्टेंगल आएगा, हर एक 5 साइड वाला पॉलीगन भी आएगा, 6 साइड वाला पॉलीगन भी आएगा, 7 साइड वाला, इनफाइन लास्ट तक जितनी भी साइड होती हैं वो सब का सेट है ए। ठीक है, 2 साइड से तो कोई बनता ही नहीं। ठीक है, तो रिलेशन है। और P1 P2 दो पॉलीगन एक दूसरे से रिलेट कब है, P1 का रिलेशन P2 के साथ कब है, जब P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। यानी P1 का रिलेशन P2 के साथ कब है, जब दोनों की नंबर ऑफ साइड की क्या हो, सेम। जैसे मान लो एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के रिलेट होगा, एक ट्राइंगल का रिलेशन दूसरे ट्राइंगल के साथ ऑलवेज होगा, क्योंकि पहले वाले ट्राइंगल में हमेशा साइड कितने होते हैं, 3। तो हमारे पास मान लो कि T1 T3 T2 T3 जितने चाहे जितने ट्राइंगल है वो सब का रिलेशन एक दूसरे के साथ होगा। T1 का रिलेशन होगा T2 के साथ भी होगा, T1 का रिलेशन T3 के साथ भी होगा, क्योंकि T1 में भी नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3, T2 में भी नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3, T3 में भी नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3। सब आपस में रिलेशन में होंगे। ऐसे ही सारे रेक्टेंगल्स होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, सारे 5 साइड वाले पॉलीगन होंगे वो भी एक दूसरे से रिलेट होंगे। ठीक है,
तो ये है इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमारा सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये प्रूव करते हैं। क्लियर है? बाकी सब मैं मिटा देता हूँ। क्लियर? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या प्रूफ करना होता है? कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं? खुद का खुद के साथ रिलेशन, खुद का खुद के साथ रिलेशन। ठीक है? तो खुद का खुद के साथ रिलेशन, तो कोई भी देखो, कोई भी पॉलीगन है उसका खुद के साथ रिलेशन चेक करना है। यानी मान लो P1 का रिलेशन किसके साथ चेक करना है? P1 के साथ। P2 का रिलेशन किसके साथ? P2 के साथ। सब पॉलीगन का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो आप खुद बताओ, इस पॉलीगन में अगर नंबर ऑफ साइड 3 हैं तो दूसरे वाले P1 में भी तो नंबर ऑफ साइड 3 होंगी। अगर इस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड 4 होंगी तो दूसरे वाले P1 में भी नंबर ऑफ साइड 4 ही होंगी। और जब नंबर ऑफ साइड सेम होती हैं तो वो एक दूसरे से रिलेट होती हैं। तो आप इसमें क्या लिखोगे? तो आपको समझ में नहीं आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो आपको क्या लिखना है? P1 रिलेट टू P1 और ऑल P1 बिलोंग्स टू ए सेट में से कोई भी पॉलीगन उठा लो, कोई भी पॉलीगन उठा लो, वो उसका रिलेशन खुद का खुद के साथ होगा। क्योंकि ये P1 और ये P1 दोनों में सेम ही तो, दोनों सेम ही तो है। तो अगर P1 में नंबर ऑफ साइड 3 है तो इस P1 में भी नंबर ऑफ साइड 3 तो होंगे, क्योंकि दोनों सेम है, इक्वल है, दोनों सेम ही ट्राइंगल है। ये जो ट्राइंगल है वैसा ये ट्राइंगल, वही ट्राइंगल ये है। तो इसमें नंबर ऑफ साइड ये है तो नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो P1 का रिलेशन हमेशा P के साथ होगा। फॉर ऑल सेट का कोई भी एक पॉलीगन ले लो, उसका रिलेशन खुद के साथ होगा। दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है? ये जो P1 पॉलीगन है, दूसरा वाला भी तो पॉलीगन वही है P1 ही। तो अगर इसमें नंबर ऑफ साइड 3 है P1 में, तो दूसरे वाले में भी 3 होंगी। अगर इसमें 4 है तो इसमें भी 4 ही होंगी। ठीक है? तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब बात करते हैं इसके सिमेट्रिक की। रिफ्लेक्सिव तो है, अब बात क्या किसकी करेंगे हम? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है? P1 का रिलेशन अगर P2 के साथ है तो हमें प्रूफ करना होता है कि P2 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? P1 के साथ। तो बस यही करना है। देखो ये हमें गिवन है, पहला वाला गिवन है। तो गिवन है इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P2। यानी P1 में जितनी नंबर ऑफ साइड है, P1 पॉलीगन में जितनी नंबर ऑफ साइड है, अगर P1 में 3 साइड नंबर ऑफ साइड है तो P2 में भी 3 होंगे। अगर P1 में 4 है तो P2 में भी 4 है। दिस इंप्लाइज, इसी चीज को आप ऐसा नहीं लिख सकते नंबर ऑफ साइड्स पहले वाले की साइड दूसरे वाले की इक्वल है। नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P1। तो सेकंड वाले से ये नहीं आ गया कि P1 P2 का रिलेशन किसके साथ है? P1 के साथ। जब P1 का रिलेशन P2 के साथ था तो पहले वाले की P1 की साइड P2 के साथ थी। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड इन P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P1। तो ये क्या हो गया? P2 का रिलेशन P1 के साथ हो गया। तो आपने क्या प्रूफ करना था? P1 का रिलेशन P2 से है तो हमें प्रूफ करना था कि P2 का रिलेशन किससे हो? P1 से। तो प्रूफ कर तो दिया। तो आप क्या लिखोगे बाद में? P1 का रिलेशन P2 से। दिस इंप्लाइज P2 रिलेटेड टू P1। दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। क्लियर? R इज सिमेट्रिक। अब इसमें ट्रांजिटिव की बात करते हैं। लास्ट अपने पास क्या होता है? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की बात करो। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे? P1 का रिलेशन P2 के साथ है, P2 का रिलेशन एंड P2 का रिलेशन P2 के साथ P3 के साथ है। तो हम प्रूफ करेंगे क्या? कि P1 का रिलेशन P3 के साथ हो, इसका रिलेशन इसके साथ हो। यही तो प्रूफ करना होता है। तो बस, तो देखो ये पेस्ट वाले 2 गिवन होते हैं, या लेट कर लो। P1 का रिलेशन P2 के साथ है। दिस इंप्लाइज क्या है? नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2। P1 का रिलेशन P2 के साथ कब होगा? जब P1 में जितनी नंबर ऑफ साइड है उतनी P2 में होने चाहिए, इन P2। दूसरा भी हमें गिवन है क्या? P2 का रिलेशन किसके साथ है? P3 के साथ। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ साइड इन P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P3। अब मुझे एक बात बताओ,
P1 में जितनी नंबर ऑफ साइड है उतनी कितनी है किस में है P2 में, और P2 में जितनी है उतनी कितनी किस में है P3 में। अगर P1 में नंबर ऑफ साइड 3 है तो P2 में भी कितनी होंगी 3, और P2 में 3 है तो P3 में भी कितनी होंगी 3। तो आपको लग नहीं रहा, इन दोनों लाइनों से ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ साइड P1, नंबर ऑफ साइड इन P1 और नंबर ऑफ साइड्स इन P3 इक्वल है। जितनी नंबर ऑफ साइड P1 में है, जैसे मान लो P1 की नंबर ऑफ साइड 4 है तो P2 में की भी कितनी होंगी 4, P2 की 4 है तो P3 की भी कितनी होंगी 4। तो P1 और P3 में भी नंबर ऑफ साइड सेम होंगी। तो आप यहाँ से लोगे दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ साइड्स, दोनों से ये पता चल गया आपको कि P1 और नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3। और दिस इम्प्लाइज अगर P1 और P3 की नंबर ऑफ साइड इक्वल हो जाती है, इसका मतलब P1 का रिलेशन किसके साथ है P3 के साथ। तो बस यही तो प्रूव करना था। आपने क्या प्रूव कर दिया, P1 का रिलेशन P2 से एंड P2 का रिलेशन P3 के साथ है। दिस इम्प्लाइज P1 का रिलेशन भी किसके साथ होगा P3 के साथ। और अगर ऐसा प्रूव कर दिया, दिस इम्प्लाइज रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से शुरू, ये वाला देखो, यहाँ क्या लिखोगे, वी वांट टू प्रूव दिस, इफ दिस इज गिवन देन वी वांट टू प्रूव दैट। ये लिखोगे P1 का रिलेशन P2 से एंड P2 का रिलेशन P3 से, देन वी वांट टू प्रूव दैट P का रिलेशन P3 से, फिर ये चीज़ें लिखना है। क्लियर, ये होगा। अब इसका आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं। आगे वाला पार्ट पढ़ो थोड़ा सा एक बार के लिए, यहाँ तक होगा। देखो ये रिफ्लेक्सिव भी था, ट्रांजिटिव भी है और एक सिमेट्रिक भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वाले पार्ट की। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड। उसने कहा है कुछ नहीं करना। देखो यही समझा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को यही बोल समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना। थोड़ा सा कुछ नहीं करना आपको। उसने बताया कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल टी है जिसकी साइड्स क्या है 3 4 5। तो एक ऐसा सेट निकालो जो इस ट्राइंगल के साथ रिलेटेड हो। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट का सेट जो सारे के सारे ऐसे एलिमेंट, उन एलिमेंट का सेट निकालना हमें ए जो ट्राइंगल टी के साथ रिलेटेड हो। ठीक है, तो हमें ऊपर डेफिनेशन पढ़ो। रिलेशन कैसा है, P1 P2 के साथ, P1 जो है वो P2 के साथ रिलेट कब होगा, जब P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अगर P1 का रिलेशन जो है वो P2 के साथ कब होगा, जब P1 में जितनी नंबर ऑफ साइड है P2 में भी नंबर ऑफ साइड उतनी ही होनी चाहिए। सेम चीज, सेम पिंच। ठीक है, अब आप यहाँ देख के देखो, इस ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड कितनी है 3। तो जितने भी ट्राइंगल होंगे, जितने भी चाहे जितने भी आप जो पॉलीगन लोगे जिनकी साइड नंबर ऑफ साइड 3 होंगी, वो सब के सब इस ट्राइंगल के रिलेटेड होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी ट्राइंगल होते हैं उनकी साइड कितनी होती है। ये है एक ट्राइंगल, टी क्या है एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल में टी में क्या है नंबर ऑफ साइड कितने हैं, टी में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 3। तो जितने भी ट्राइंगल होंगे वो सब के सब टी से रिलेटेड होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सब ट्राइंगल जितने भी बनेंगे, कैसे भी ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे अदर ट्राइंगल हो, चाहे उनकी साइड कुछ भी हो, साइड कुछ भी हो, ये साइड जो दिया है 3 4 5 जो साइड दी गई है वो आपको कंफ्यूजन करने के लिए दी गई है। साइड्स कुछ भी हो, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स चाहे आप चाहे जितनी लो, लेकिन नंबर ऑफ साइड इक्वल होने चाहिए। और इस ट्राइंगल में, ये एक ट्राइंगल है तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है 3। तो जितने भी ट्राइंगल होंगे सबकी ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं 3। तो सेट ए क्या होगा, सेट ए क्या होगा, सेट होगा ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, सेट ए में वो सारे के सारे ट्राइंगल आ जाएंगे जितने भी ट्राइंगल हैं। ठीक है, सेट ए क्या होगा, जितने भी दुनिया में ट्राइंगल हैं उन सब का सेट होगा, क्योंकि सब ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं 3। और इस ट्राइंगल, इस टी में भी कितनी है नंबर ऑफ साइड 3। सबकी सब में नंबर ऑफ साइड इक्वल होंगी कि नहीं होंगी। और जब दो पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड इक्वल होती हैं तब वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं कि नहीं होती। तो सेट ए में ऑल ट्राइंगल आएंगे, दुनिया में जितने भी ट्राइंगल हैं वो सब के सब आएंगे। अगर यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दे रखा होता, टी की जगह रेक्टेंगल दे रखा होता,
तो और ए सेट निकालने के लिए कहता तो दुनिया जहाँ के जितने भी रेक्टेंगल होंगे, जितने भी जिनकी भी साइड्स 4 होंगी, जिनकी भी साइड 4 होंगी, वो सब के सब सेट ए में आते। क्लियर है? समझ गए? मेरे हिसाब से आप समझ गए, नहीं समझे तो दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अगेन बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया अपना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखो, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन। एल जो होता है वो एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइन होती हैं, ठीक है, एक प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं, उनका सेट है, जितनी भी लाइन है उनका सेट है। आर बी द रिलेशन डिफाइन। आर एक रिलेशन है और एल एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ रिलेशन कब होगा? जब वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, एल में जितनी जहाँ की एक एक्स वाई प्लेन में लाइन है वो सारी है, और L1 का रिलेशन एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ रिलेशन में कब होगा, रिलेटेड कब होगी? जब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, थोड़ी ठीक मोटाई बढ़ा ले। पहले सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? खुद का खुद के साथ रिलेशन। तो मुझे एक बात बताओ, एक लाइन खुद के पैरेलल होती है कि नहीं होती? ऑलवेज याद रखना, अगर आपको पता भी नहीं है तो लाइन जो होती है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर लाइन अपनी लाइन अपने खुद के लिए खुद के पैरेलल होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? लिखना आपको ये है L1 का रिलेशन L1 से है फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, बिकॉज every line is parallel to itself, to itself। हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो हर एक लाइन का खुद के साथ रिलेशन होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर L1 का रिलेशन L2 के साथ है, दिस इंप्लाइज, हमें प्रूव करना होता है if L1 related to, then we want to prove if L1 का रिलेशन L2 से है, then we want to prove that L2 का रिलेशन L1 के साथ। तो देखो, L1 का रिलेशन किसके साथ है? L2 के साथ। दिस इंप्लाइज L1 किसके पैरेलल है? L2 के। और आप इस चीज को L1 किसके पैरेलल है? L2 के। तो दो लाइन है, जैसे दो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली फर्स्ट और ये वाली सेकंड। फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल है, तो क्या सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन के पैरेलल अगर सेकंड लाइन है तो सेकंड लाइन के पैरेलल फर्स्ट वाली लाइन नहीं है? तो इस चीज़ को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, L2 पैरेलल L1। दिस इम्प्लाइज L2 का रिलेशन किससे हो गया? L1 से। दिस इम्प्लाइज रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। क्लियर है? देखो, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है, तो दूसरी लाइन भी तो पहली वाली के पैरेलल होगी। तो बस यही लिखा है, L1 का रिलेशन L2 से है, दिस इम्प्लाइज L1 पैरेलल टू L2, और L1 पैरेलल L2 के, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी। इसका मतलब L2 का रिलेशन किससे होगा? L1 से। L2 का रिलेशन किसका होगा? L1 से। दिस इम्प्लाइज, हमने क्या प्रूव कर दिया कि L1 का रिलेशन अगर L2 से है, दिस इम्प्लाइज L2 का रिलेशन किससे है? L1 से। दिस इम्प्लाइज आप क्या कहोगे? आर इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें क्या करना है? देखो, इफ L1 का रिलेशन L2 से, लैंग्वेज बता रहा हूँ, L1 का रिलेशन L2 से एंड L2 का रिलेशन L3 से, देन we want to prove that L1 का रिलेशन L3 से। हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि L1 का रिलेशन L2 से और L2 का रिलेशन L3 से। तो हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि L1 का रिलेशन L3 से हो। तो सबसे पहली बात, अगर L1 का रिलेशन L2 से है, दिस इंप्लाइज क्या है? L1 पैरेलल टू L2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम चीज दूसरा में क्या है? L2 का रिलेशन किससे है? L3 से, दिस इंप्लाइज L2 पैरेलल टू L3, इक्वेशन नंबर 2। आप देखो, L1 एक लाइन है, ये इसके पैरेलल कौन सी लाइन है? L2। और L2 के पैरेलल कौन सी लाइन है? L3।
तो मुझे एक बात बताओ, L1 L2 पैरेलल है, L2 L2, तो आपको नजर नहीं आ रहा कि L1 और L3 भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे? तो आप क्या लिखोगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड L1 पैरेलल टू L3, और L1 पैरेलल टू L3 होगा, इसका मतलब L1 का रिलेशन किसके साथ है, L3 के। तो बस नाउ क्या प्रूफ कर दिया, अगर L1 का इफ L1 का रिलेशन L2 से है एंड L2 का रिलेशन L3 से है, दिस इंप्लाइज L1 का रिलेशन भी L3 से होगा। सो R इज ट्रांजिटिव। तो R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है, R ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये तीनों है इसका मतलब क्या हुआ, देखो तो R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रांजिटिव, दिस इंप्लाइज R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ तक अपना काम खत्म होगा, अब इसका आगे का पार्ट पढ़ो। आगे यहाँ तक खत्म हो गया अपना काम, ठीक है। क्लियर, अपना यहाँ तक का जो काम है वो खत्म हुआ। अब इसको आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ो। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन दिस। देखो उन सारी लाइंस का सेट निकालना है जो लाइन y इक्वल टू 2x+4, y इक्वल टू 2x+4 के रिलेटेड हो। और लाइन के रिलेटेड होने का मतलब क्या है, वो सारी की सारी लाइन निकालनी है जो इस लाइन के गिवन लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। पैरेलल होंगी तभी तो इस लाइन से रिलेटेड होंगी। तो देखो एक बात बताओ, कितनों को तुम्हें याद है, कितनों को तुम लोगों को पता है कि अगर y इक्वल टू mx+c कोई लाइन है, तो इस कांस्टेंट को चेंज करें, सिर्फ स्लोप को उतना ही रहने दें और इस कांस्टेंट को चेंज करें, तो कांस्टेंट को चेंज करने पर जितनी भी लाइन बनेंगी वो सब की सब लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है। सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करोगे तो वो सारी की सारी जितनी भी लाइन आएंगी वो पैरेलल होंगी। तो आपके पास जो इक्वेशन दे रखे है वह क्या दे रखे है, 2x+4, ये एक लाइन है। तो इसमें सिर्फ इस कांस्टेंट को चेंज करते रहो और जितनी भी लाइन आती रहेंगी वो सब की सब इसके पैरेलल होंगे। क्लियर। तो सेट ए में कैसी लाइन आएंगी, y इक्वल टू 2x+c, और c वहाँ क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको आप चेंज करते रहो, ठीक है। आप 1 रखो, 2 रखो, √2 रखो, सब की सब लाइंस होती हैं वो एक के पैरेलल होंगी, ठीक है। ये y इक्वल टू 4x लाइन अगर ये है, ठीक है, y इक्वल टू 4+x वाली लाइन अगर ये है, कैसी बनती है, y इक्वल टू 2x+4, स्लोप पॉजिटिव है तो ये कुछ ऐसा बनेगी ना, यस, x0 पे y4 आता है, ठीक है, एंड x इक्वल टू -2 पे, हाँ ये ऐसी लाइन है। तो आप बस कांस्टेंट चेंज करते रहो, कांस्टेंट चेंज करते रहोगे तो सारी लाइनें इसके पैरेलल लाएंगी। जब मैं 4 की जगह 0 पुट कर दूंगा तो वो लाइन ये होगी, ठीक है। ऐसे ऐसे सारी की सारी इस तरह से पैरेलल लाइन होंगी, सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करने पर। तो y इक्वल टू 2x+c वाली जितनी भी लाइन होंगी जिसमें कांस्टेंट c को चेंज करते रहो, जितनी भी लाइन आएंगी उनका सेट जो होता है इस लाइन के पैरेलल होंगे, उसमें उस सेट में हर एक लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करना है। क्लियर हो गया आपकी बात। ये अपना 14 क्वेश्चन था। अब अपने लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं, लास्ट वाले 2 क्वेश्चन जो हैं अपने ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 अपने को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 अपने को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को सेट ए दे रखा है, सेट ए क्या दे रखा है, 1 2 3 4, और उसके ऊपर रिलेशन भी दे रखा है। रिलेशन कुछ ऐसा है, देखो रिलेशन में क्या है, 1 2 है, 2 2 है, ठीक है, 1 1 है, एंड 4 4 है, एंड 1 3 है, एंड 3 3 है, एंड 3 2 है। ये एक रिलेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। देखो रिफ्लेक्सिव कब होगा,
देखो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव कब हो जाएगा, हर सेट के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी 1 1 बीस में होना चाहिए, 1 1 है, 2 2 बीस में होना चाहिए है, 3 3 बीस में होना चाहिए है, 4 4 हो भी होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन हटा दो जो नॉट रिफ्लेक्सिव दे रखा है। तो नॉट रिफ्लेक्सिव किस में दे रखा है, थर्ड वाले में, तो ये वाला ऑप्शन तो इसमें होगा नहीं। क्लियर। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी से है, इफ अगर ऐसा है तो हम क्या प्रूव करते हैं, बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए, तो सेट में चेक। ठीक है, मैंने कहा था सेम सेम पे तो हमें चेक करना ही नहीं, जैसे 2 2 है, 1 1 है, 3 3 है, 4 4 है, ये तो ऑलरेडी सिमेट्रिक और रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जो अलग अलग है उनके बारे में चेक करना। देखो इसके हिसाब से, देखो इसके हिसाब से 1 का रिलेशन किसके साथ होता है, 2 के साथ, तो 2 का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए, तो कहीं भी रिलेशन में ऐसा है क्या, नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 does not belongs to R. This implies R is not symmetric. ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 2 का रिलेशन भी 1 के साथ होना चाहिए ना सिमेट्रिक के लिए, जो इसमें है नहीं, 2 1 कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो नोट सिमेट्रिक, जहाँ जहाँ सिमेट्रिक है वो हटा दो। और इक्विवेलेंस तो जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपके पास ये बच गया। ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत ही भी नहीं है अब तो, लेकिन फिर भी आप ट्रांजिटिव चेक करना चाहते हो तो कर लो। देखो पहले वाले की बात करते हैं, 1 का रिलेशन किसके साथ है, देखो आप एक बार अच्छे से इसका चेक करो। ठीक है, आप अच्छे से चेक करो एक बार। ओके 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 एंड दिस इज ओके। 1 का रिलेशन देखो किसके साथ है, 2 के साथ, और 2 का रिलेशन किसके साथ है, इधर देखो सिर्फ इसमें ही दे रखा है, और कहीं भी आपको 2 का रिलेशन नजर आ रहा है, नहीं। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, तो 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 2 के साथ है, 1 2 का हो गया। मैंने कहा सेम सेम वालों पे चेक नहीं करना, तो 2 2 1 1 3 3 और 4 4 पे चेक नहीं करेंगे। अब 1 3 पे चेक करते हैं, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ, और 3 का रिलेशन कितनों के साथ है, 2 जगह है। 1 का रिलेशन 3 के साथ, और 3 का रिलेशन 2 जगह दे रखा है। 3 का रिलेशन एक जगह तो क्या कहता है कि 3 का रिलेशन 3 के साथ है, दूसरी जगह क्या कहती है कि 3 का रिलेशन किसके साथ है, 2। तो इसके हिसाब से तो 1 का रिलेशन किसके साथ आना चाहिए, 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो 1 का किसके साथ आना चाहिए, 3 के साथ, इसके हिसाब से तो। और ये क्या कहता है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, तो 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 2। तो आप देखो इसमें 1 3 भी है और 1 2 भी ऑलरेडी है, इसका मतलब ये बात भी सही है। 3 3 पे चेक नहीं करेंगे, अब बात करेंगे हम 3 2 पे, तो 3 2 यहीं से देख लो, 3 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, और 2 का रिलेशन सिर्फ एक जगह दे रखा है, वो किसके साथ, 2 के साथ, तो 3 का रिलेशन 2 के साथ है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दो। आर इज द रिलेशन, देखो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं अपन। आर इज द रिलेशन इन द सेट एन, एन पे सेट पे बात कर रहा है, और रिलेशन कैसा है, ए बी का रिलेशन है, जब इधर देख लो बी इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू क्या है, बी माइनस 2, और बी किससे बड़ा है, 6 से। चूज द करेक्ट ऑप्शन, बस यही चीज़, इसको अच्छे से पढ़ो। देखो कुल मिला के आप उसने यही कहा है, ये देखो इसको देखो, इसने इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a+2, बी इक्वल टू a+2, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, आप खुद देखो। देखो इस 2 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो b इक्वल टू 8, और b 6 से बड़ा है, तो मुझे एक बात बताओ, b 6 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ए कम से कम 5 होना चाहिए। अगर ए की जगह मैं 4 भी रखता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 4 तो आता है, लेकिन मैं 4 होना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि 4 होगा, अगर ए की जगह 4 रखूंगा तो 4+2 क्या आएगा, 6, लेकिन उसने क्या बोला, बी 6 से बड़ा होना चाहिए, बी 6 से बड़ा, तो ए की जगह 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 3, 3 क्या 1 3 6 से बड़ा होता है, नहीं। तो ए की जगह मिनिमम मुझे ए जो होता है वो 5 के इक्वल या उससे बड़ा ही रखना पड़ेगा। तो जहाँ कहीं भी आपको ए 5 से छोटा नज़र आ रहा है, यहाँ ए 5 से छोटा है, यहाँ ए 5 से छोटा है, यहाँ ए 5 से बड़ा है, और यहाँ भी ए 5 से बड़ा है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गए। अब बात करते हैं, अगर ए की जगह मैं 6 रखता हूँ तो क्या आएगा, 8, ए की जगह 6 रखने पे 8 ही आएगा। ए की जगह मैं 8 रखता हूँ तो बी क्या आना चाहिए, 10, जबकि इसमें क्या दिया है, 7, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। बी इक्वल टू किस तरह का था, बी इक्वल टू a+2 टाइप का था, तो ए की जगह मैं 8 रखूंगा तो बी कितना आना चाहिए, 10, जबकि डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, 7, तो वो वैसे कैंसिल हो गया। ठीक है,
और पहले और दूसरे ऑप्शन कैसे कैंसिल होगा, क्योंकि बी 6 से बड़ा होना चाहिए और बी 6 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब a+2 भी बड़ा होना चाहिए 6 से। ठीक है, तो बी की जगह a+2 रख दिया, दोनों इक्वली तो है, तो ए बड़ा होना चाहिए 4 से, तो 4 से छोटे जितने भी हैं 4 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितने भी हैं वो सब कैंसिल हो गए। और एक क्वेश्चन आपको दे रखा था b=6, ए की जगह 6 रखने पर 8 आता है और 8 ही दे रखा था, तो इसलिए ए के ऑप्शन हो गया। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैथ 360 डिग्री के साथ आप लगातार जुड़े रहे, अपनी 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, और जब दिसंबर आएगा तो हम इन सब के 1.1 का वन शॉट में करेंगे। ठीक है, 1.2 का वन शॉट में करेंगे, और वो 1.5 से 2 घंटे के मैक्सिमम, 1.1 1.5 घंटे में, क्योंकि उस टाइम तो रिवीजन का टाइम होगा तो मैं भी फास्ट चलूँगा। अब यहाँ मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, जब रिवीजन का टाइम आएगा तो वन शॉट में सब 2-2 घंटे में हम पूरी एक्सरसाइज फास्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे, तो वन शॉट का टाइम उसी टाइम आएगा। तो मैथ 360 डिग्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको पसंद आ रहा है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सारे काम आपको तभी करने जब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो मत करना। ठीक है, तो जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम 1.2 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिलेशन अपना कंप्लीट होगा, तो फंक्शन का काम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।